ये TRE 4 के लिए, KVS के लिए और DSSB के लिए भी है, क्योंकि जिसका सब्जेक्ट हिंदी है वो सब में पूछेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पड़माल रासो किसकी रचना है? तो हमें 5 ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि BPSC TRE में 5 ऑप्शन दिया जाता है, तो इसमें भी 5 ऑप्शन दिया गया है। पहला है नरपति नाल, दूसरा है चंद बरदाई, तीसरा है जगनिक और चौथा है इनमें से कोई नहीं, पांचवा है एक से अधिक। तो एक का क्या होगा? एक का होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जगनिक। ये आला खंड की रचना है। दूसरा देखेंगे, दूसरा प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में से कौन वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं थे? तो जैसे कि हमें एक ट्रिक है, वल्लभाचार्य के शिष्य में सूर, सूर, परम, कृपा। तो क्या है? सूर, परम, कृपा। तो सूर से होता है, सूर से सूरदास, प से परमानंद दास, सूर, परम, कृपा और कुंभन दास। तो इसका आंसर होगा ई। इसमें बोल रहा है कौन से वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं थे? तो ये सब तो वल्लभाचार्य के शिष्य है, तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। तीसरा है, तीसरा प्रश्न है, ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि है? तो इसका बताइए आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कबीर। कबीर जो थे, कबीर जो थे ये ज्ञान मार्गी संत काव्य धारा शाखा के प्रमुख कवि है। ठीक है, चौथा है, चौथा प्रश्न है, पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवधी। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, कामायनी के रचनाकार कौन है? तो कामायनी के रचनाकार कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। कामायनी एक महाकाव्य है। छठा प्रश्न देखेंगे, आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि महादेवी वर्मा को उनकी वेदपूर्ण कविताओं के कारण आधुनिक मीरा कहा जाता है। आगे देखेंगे, सातवां प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना किस काल में हुई है? तो ये तो हम सबको पता होना चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भक्ति काल। आठवां प्रश्न है, और रामचरितमानस की जो रचना है उस किनके द्वारा किया गया है? रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने भक्ति काल में की है। ठीक है, आठवां प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो रासो काव्य है, तो ये किस काल की रचना होगी? ऑप्शन नंबर सी, आदिकाल। ये किसके द्वारा रचित है? ये है चंद बरदाई द्वारा आदिकाल में लिखा गया है। ठीक है, अब नौवां प्रश्न देखेंगे, दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? इसका आंसर होगा ए, सरहप्पा, जो कि एक सिद्ध कवि थी। इनकी प्रसिद्ध रचना है दोहा कोश। अब 10वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी कवि है? तो 5 ऑप्शन दिया गया है हमें, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन। नागार्जुन जो है वो प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। 11वां प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? तो त्यागपत्र उपन्यास के लेखक है
ऑप्शन नंबर बी, जैनेन्द्र कुमार, जो कि एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार थे। 12वां प्रश्न है, भारतेंदु युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर हुआ है? ये तो हमें नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जो ये भारतेंदु है ना, इनको ये उपाधि में मिली है। 13वां प्रश्न है, साहित्य लहरी किसकी रचना है? इसका आंसर बताइए। तो साहित्य लहरी किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर सी, सूरदास। 14वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के प्रथम लेखक कौन होंगे? ऑप्शन नंबर बी, गरसादतासी। गरसादतासी ने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लित्तेत्यूर एंड हिंदुस्तानी लिखा, जो पहला इतिहास ग्रंथ है। ठीक है। अब 15वां प्रश्न देखेंगे, चारुचंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? अब ये व्याकरण के प्रश्न आ गए हैं, तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि च की बार बार आवृत्ति हो रही है, च च च, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 16वां प्रश्न है, जहां बिना कारण के कार्य हो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, विभावना अलंकार। इसके एक प्रसिद्ध उदाहरण भी है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, ये इनका प्रसिद्ध उदाहरण है। ठीक है। और 17वां प्रश्न है, अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। भरत मुनि के भरत मुनि ने ये जो अस्थाई भावों की संख्या है 8 मानी है। बाद में जो है शांत रस को मिलाकर 9 अस्थाई भाव माने गए। अब 18वां प्रश्न है, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, ये कौन सा रस है? ये तो सुनने में ही लग रहा है, कौन सा रस है? ऑप्शन नंबर बी, वीर रस। अब 19वां प्रश्न देखेंगे, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है उसे क्या कहते हैं? इसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, 16 किसमें होती है? चौपाई में होती है, इसे सममात्रिक छंद भी कहते हैं। क वर्ण किसके योग से बना है? तो क वर्ण किसके योग से बना है? ऑप्शन नंबर ए, क आधा क प्लस अ। अब 21वां प्रश्न देखेंगे, विद्यालय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये तो हम सबको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर ए, विद्या प्लस आलय। इसमें कौन सी संधि है बता सकते हैं? इसमें दीर्घ संधि है। अब 22वां प्रश्न देखेंगे, सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है, इसमें कौन सी संधि है? इसका संधि विच्छेद होगा सूर्य प्लस उदय। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, गुण संधि। पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ओ प्लस अन, पवन। इसके जैसे पवन अव का आ रहा है उच्चारण, तो इसमें अयादि संधि है। 24वां प्रश्न है, नाक कौन सा शब्द है? नाक, इसे हम तोड़ नहीं सकते हैं, तो ये कौन से शब्द हो जाएंगे? रूढ़, ऑप्शन नंबर ए। 25वां प्रश्न है, जलज कौन सा शब्द है? इसका आंसर बताइए, जलज कौन सा शब्द है? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जल अर्थात पानी, जल मतलब जन्म लेने वाला, जल में जो जन्म लेने वाला होता है अर्थात कमल, यहाँ जो है ना सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ लिया गया है, अतः इसमें योग रूढ़ है। ठीक है। अब 26वां प्रश्न देखेंगे, रेलगाड़ी शब्द है, रेल और गाड़ी, तो ये कौन सा होगा? ये होगा संकर, क्योंकि रेल जो है अंग्रेजी शब्द है और जो गाड़ी है वो हिंदी शब्द है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी, संकर होगा। 27वां प्रश्न है, किताब किस भाषा का शब्द है?
तो किताब है किस भाषा का प्रश्न? शब्द कौन से भाषा का है बताइए? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। किताब जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। 28वां प्रश्न है, आंख शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तत्सम का अर्थ होता है जो संस्कृत से मिलता जुलता हो। तो आंख शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अक्ष। 29वां प्रश्न है, पंचानन में कौन सा समास है? तो पंचानन से हमें एक विशेष अर्थ का पता चल रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 5 है आनन जिसके अर्थात शिव, तो इसमें कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास होगा। 30वां प्रश्न है, नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल में कौन सा समास होगा? ऑप्शन नंबर बी, कर्मधार है, अर्थात नीला है जो कमल, तो इसमें कौन सा होगा? कर्मधारय समास। 31वां प्रश्न है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग? उपसर्ग का अर्थ होता है जो पहले जुड़ के अर्थ को बदल देता है, तो इसका आंसर होगा बी, प्रति। 32वां प्रश्न है, लड़का शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रत्यय है जो बाद में जुड़ता है, शब्द के बाद में जुड़ के उस अर्थ को ग्रहण करता है, तो इसका आंसर होगा बी, आ। 35वां प्रश्न है, अत्याचार शब्द में उपसर्ग क्या होगा? पहले अत्याचार का संधि विच्छेद करते हैं, इसका होगा अति प्लस आचार, अत्याचार, तो इसमें उपसर्ग कौन सा आ गया? अति, ऑप्शन नंबर सी। 34वां प्रश्न है, ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो हमें पता है कवर्ग का उच्चारण, कवर्ग और अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब 35वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो अघोष क्या होता है? एक दो अघोष होता है, तो ये क्या है? एक दो और ये 11 लव, ऑप्शन नंबर सी। और 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? तो महाप्राण क्या होता है? अल्प प्राण होता है एक, एक और पहला और तीसरा और पांचवा, और महाप्राण होता है दूसरा और चौथा, तो इसमें दूसरा कौन सा है? क पहला है, ग तीसरा है और ख दूसरा है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। 37वां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है, ऑप्शन नंबर बी, जैसे अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ। अब 38वां प्रश्न देखेंगे, मोहन बाजार गया, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? हमें पता है वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय, तो उद्देश्य इसमें से कौन है? मोहन, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मोहन। अब 39वां प्रश्न देखेंगे, आगरा शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो आगरा, इसका आंसर क्या होगा? बी, व्यक्तिवाचक, क्योंकि इसे किसी खास व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। 40वां प्रश्न है, वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में बहुत क्या है? बहुत होगा प्रविशेषण, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा विशेषण है और बहुत विशेषण की विशेषता बता रहा था, ये प्रविशेषण है। 41वां प्रश्न है, ने किस कारक का चिन्ह है? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कर्ता ने, कर्म को, कर्म को, करण से, ठीक है। 42वां प्रश्न है, शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया, इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है? तो अभी हमने पढ़ा कर्ता ने कर्म को, ऑप्शन नंबर सी, कर्म को, ठीक है। 43वां प्रश्न है, वह घर से बाहर आया, में
से किस कारक का बोधक होता है? तो इसका आंसर होगा, बताइए आप सब। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपादान। क्योंकि वो घर से बाहर आ रहा है, तो अलग होने के अर्थ में आपादान कारक होता है। ठीक है, इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, वृक्ष से पत्ता गिरता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसमें भी आपादान कारक होगा। 44वां प्रश्न है, शायद आज वर्षा हो, इस वाक्य किस काल का है? इसका आंसर क्या होगा? इससे हमें एक संभावना का बोध हो रहा है ना, शायद, तो इसीलिए इसमें क्या होगा, संभाव्य, भविष्य। ऑप्शन नंबर बी। बच्चा सो रहा है, वाक्य में क्रिया क्या है? क्रिया क्या क्या होगा, बताइए। अकर्मक क्रिया होगा, क्योंकि इसमें कोई कर्म नहीं है। सोना क्रिया का फल कर्ता पर पड़ रहा था, ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है। 46वां प्रश्न है, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद नहीं है। तो रचना की दृष्टि से वाक्य भेद कौन सा नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये जो है अर्थ के आधार पर ये भेद होता है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। 47वां प्रश्न है, जब मैं स्टेशन पहुंचा तब ट्रेन आ चुकी थी, इस वाक्य, यह वाक्य है। इसका आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग। यह होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य। यह मुख्य वाक्य और उस पर आश्रित उपवाक्य है, अतः इसमें मिश्र वाक्य होगा। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो पहला है, मोहन ने एक रोटी खाई, मोहन ने एक रोटी खाया, मोहन ने एक रोटी खाए, और चौथा इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक है, पांचवा। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, क्योंकि रोटी स्त्रीलिंग है, अतः खाई क्रिया सही होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला है, उसने अध्यक्ष को